और खबरों की शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। बीजेपी की कौमी वर्किंग कमेटी का आज इजलास होना है। इस बार इजलास का फॉर्मेट डीम वर्चुअल रखा गया है। कौमी ओहदेदार और मरकजी वज़रा दिल्ली से ही मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं, जबकि मुख्तलिफ रियासतों से रियासती सदर, तंजीम के जनरल सेक्रेटरी और नेशनल वर्किंग कमेटी के अरकान अपने अपने रियासती दफ्तर से ही इस अहम मीटिंग में शामिल हो रहे हैं। वर्किंग कमेटी से पीएम नरेंद्र मोदी का खिताब भी होगा। वाज़ेह रहे कि कोरोना की वजह से तकरीबन 2 साल बाद होने वाली पार्टी की कौमी एग्जीक्यूटिव की मीटिंग इसलिए भी काफी अहम है क्योंकि इस दौरान जहां पार्टी ने बिहार में अपनी मखलूत हुकूमत बनाई, वहीं मगरबी बंगाल में उसे शिकस्त का सामना भी करना पड़ा और उसके बाद 3 लोकसभा और 30 असेंबली सीटों के हालिया ज़िमनी इंतखाबात में इसकी कारकर्दगी ज्यादा हौसला अफजा नहीं रही। उसे जहां असम में बड़ी कामयाबी मिली, वहीं हिमाचल प्रदेश में बड़ा झटका भी लगा। मध्य प्रदेश में हालात पदरे मुस्तहकम रहे। ऐसे में पार्टी को तकरीबन 3 माह बाद होने वाले 5 रियासतों के असेंबली इंतखाबात के लिए अपनी मुस्तकबिल की हिकमत अमली को हतमी शक्ल देना है और इसीलिए इस मीटिंग को काफी अहम भी माना जा रहा है। और सीधे रुख करेंगे दिल्ली का। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त हमारे साथी पवन गौड़। पवन, बेहद अहम है ये मीटिंग जो आज हो रही है, क्या कुछ इसमें मुद्दे रहने वाले हैं? देखिए ना, आपको बताना चाहूंगा कि आज की जो बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक है वो पहली बैठक है कोरोना काल के बाद की, क्योंकि फिजिकली तौर पर शामिल नहीं हो पा रहे थे। इसके बाद में आज ये बैठक रही गई। हालांकि ये जो बैठक जो है वो अब बहुत कम लोग यहाँ से दिल्ली से शामिल होंगे। इसमें 124 लोग दिल्ली से शामिल हो रहे हैं। उसके अलावा जो और 36 राज्य जो हैं वहाँ लोग अलग अलग जगह से शामिल होंगे, जो भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं। अगर बात करें एजेंडा की, क्योंकि आगामी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसको देखते हुए ये बैठक बहुत बांटा गया। उसकी बात हो या 100 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन की बात हो, उन सब बातों पर चर्चा की जाएगी। उपलब्धि को सराहा जाएगा। जनता के बीच में आगामी समय में किस तरह से कार्यक्रम बनाकर आगे जाया जाए उसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। उसके साथ साथ अगर बात करें जिस तरह से कोरोना के समय पर तमाम चाहे नेता हो या आम जनता हो, जिस तरह से लोगों की मृत्यु हुई, उनको लेकर संवेदना भी व्यक्त की जाएगी और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। तो तमाम इन मुद्दों को लेकर चर्चा होगी और आगामी जो विधानसभा चुनाव है 5 राज्यों के, उनको लेकर खास फोकस रहेगा। जी पवन, आपने काफी तफसीली जानकारी दी है। यहाँ पर हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से अभी जो तमाम तर तस्वीर पहुंच रही हैं, उससे ये भी साफ हो रहा है कि कहीं ना कहीं आज यहां से पार्टी में एक नया बिगुल जो है फूका जाएगा। हमने देखा कि पिछली कुछ रियासतों में मिला जुला रिएक्शन रहा है इलेक्शन में। आज जो ये मीटिंग हो रही है इन मायनों में काफी अहम है कि आगे के लिए कहीं ना कहीं अब रफ्तार पकड़ना है बीजेपी को। जी, जाहिर तौर पर जिस तरह से, क्योंकि आगामी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, कुछ दिन पहले जो उपचुनाव हुए थे उसमें बीजेपी का मिला जुला प्रदर्शन रहा था। बहुत अच्छा प्रदर्शन उसको नहीं कहा जा सकता। उसको लेकर अब चुनावी राज्यों में कहे तो एक तरह से उसके पूरे चुनाव अभियान की शुरुआत उसको माना जा सकता है। आज दिल्ली से पूरे देश भर में एक संदेश देने की कोशिश होगी। आपको अपने पीछे की तस्वीर दिखाऊंगा कि किस तरह से लगाम यहाँ जो छठ मैया का जो व्रत हैं, जो व्रती जो महिलाएं हैं वो भी यहाँ आई हुई हैं, वो उनको भी यहाँ रखा गया, क्योंकि खासकर अगर बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में और दिल्ली में तमाम सारे लोग छठ का व्रत रखते हैं। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से लगातार छठ के व्रत को लेकर सियासत भी जारी थी। यहाँ पूजा को लेकर पहले दिल्ली सरकार के द्वारा परमिशन नहीं दी गई, बाद में परमिशन दी गई। तो ऐसे में तमाम जो लोग हैं वो यहाँ भी दर्शाया गया है। देखिए, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, गृह मंत्री अमित शाह भी अब यहाँ कन्वेंशन सेंटर पहुंच चुके हैं और अब से थोड़ी देर बाद बीजेपी की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है उसकी शुरुआत होने जा रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा थोड़ी देर पहले पहुंचे थे और अब गृह मंत्री अमित शाह भी यहां पहुंच चुके हैं और अब से थोड़ी देर बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का अध्यक्षीय संबोधन के साथ इस पूरी बैठक की शुरुआत होने वाली है।
जी पवन, तो फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लगातार इस बेहद अहम खबर पर हमारी भी नजर बनी हुई है और बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि बराह रास्त तस्वीर आपने दिखाई। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथी पवन गौर, जिनसे लगातार हम तमाम तर अपडेट लेते रहेंगे। बीजेपी की कौमी वर्किंग कमेटी का आज बेहद अहम इजलास ये हो रहा है। हमने देखा कि किस तरह से अभी वहां पर जेपी नड्डा भी मौजूद हैं, साथ ही साथ अमित शाह भी वहां पर पहुंच चुके हैं और अब इस बेहद अहम इजलास से मुताल्लिक तमाम तर जो तफसीलात हैं वो हम आपको पहुंचा रहे हैं। और नाज़रीन, एक और अहम खबर, नवाब मलिक इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ वो कह रहे हैं, जिस तरह से कल इल्जामात लगाए गए थे एनसीपी पर, क्या कुछ उसके बारे में वो कह रहे हैं, आइए देखते हैं। फर्नीचर वाले का वीडियो दिखाया, जिन लोगों को अंदर ले जाते हुए वीडियो हमने दिखाया था, और फिर एक वीडियो हमने फिर दिखाया जिसमें ऋषभ सचदेवा के पिताजी, उनके चाचा जी, इन 3 लोगों को लेकर निकलते हुए नजर आए और हमने सवाल उठाया कि ये 3 लोगों को क्यों छोड़ा गया। और हमने सीधे कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जो युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे मोहित कंबोज जी, जिन्होंने नाम बदल के मोहित भारती कर लिया है, ये उनके साले हैं और इनके बोलने पे ही उनको छोड़ा गया। फिर तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई। श्री वानखेड़े ने कहा कि वो 11 लोग नहीं 14 लोग डिटेन किए गए थे। फिर लोगों को गुमराह करने का खेल वानखेड़े ने शुरू किया। हमने पूछा कि वो और कौन 3 लोग थे, नाम बताओ, लेकिन नाम नहीं बताया गया। फिर कह रहा हूं कि वो 3 लोगों के छोड़ने में ही सबसे बड़ा खेल है। जिस दिन मैंने ऋषभ सचदेवा का नाम सामने लाया, मोहित कंबोज जो 1100 करोड़ रुपए का बैंक फ्रॉड का एक्यूज है, जो देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पहले कांग्रेस के नेताओं के पीछे दुम की तरह घूमता रहता था। एक नेता जो मुंबई में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, अभी वो भारतीय जनता पार्टी में उनका पिछलग्गू था। दिल्ली से लोग आते थे, जो नेतागण उनके पीछे पीछे घूमने का काम करता था। 1100 करोड़ रुपए का बैंक घोटाला करने वाला ये व्यक्ति जैसे ही देश में सरकार बदली, ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया। पैसे के बल पे दीनदोंशी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बन गया। चुनाव हारने के बाद उसे भारतीय जनता युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया और 1100 करोड़ रुपए के फ्रॉड की कंप्लेंट सीबीआई और ईडी के पास थी। 1.5 साल पहले एक छापेमारी सीबीआई की इनके घर पे हुई। 60 करोड़ के मामले में छापेमारी हुई। उसके बाद छापेमारी के बाद मामला फिर दब गया। मैं एक फाइल है, आप सभी लोगों को दे रहा हूं, उसकी जांच आप करिएगा। इसलिए बताना चाहता हूं कि पिछले 1 माह से ये महाशय पूरी तरह से छटपटाए हुए हैं। मुंबई ड्रग्स मामले से जुड़ी खबर, नवाब मलिक ने सैमुअल स्टैनले डिसूजा और एनसीबी ऑफिसर के दरमियान फोन पर होने वाली बातचीत का ऑडियो क्लिप भी ट्वीट किया है। बता दें कि एनसीबी ने सैमुअल स्टैनले डिसूजा को नोटिस भेजा था। महाराष्ट्र के काबीना वजीर नवाब मलिक ने ट्वीट करते हुए कहा कि ये है सैमुअल स्टैनले डिसूजा और एनसीबी ऑफिसर वीवी सिंह के दरमियान बातचीत। गौरतलब है कि लगातार इस मामले में नए मोड़ आ रहे हैं और अभी कुछ देर पहले हमने देखा कि किस तरह से नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कुछ और बातों का खुलासा किया है। दिल्ली में आज भी हवा का मेयार इंतहाई खराब जुमरे में है। गुज़िश्ता दिनों दिवाली के मौके पर पटाखों के सबब आलूदगी में इजाफा देखा गया, जिसके असरात अब भी
दिखाई दे रहे हैं। आज दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 436 दर्ज किया गया। दिल्ली वालों को हवा की आलूदगी की वजह से आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कतों का सामना है। इसी दौरान जो लोग मॉर्निंग वॉक पर निकले थे उन्हें भी इसी तरह की परेशानियों का सामना रहा। फिजाई आलूदगी के एतबार से दुनिया के सबसे आलूदा 30 मुल्कों में से 30 शहरों में से 22 भारत में हैं। एक तो है दिवाली पे वैसे ही हो जाता है, एक ट्रांसपोर्ट पोल्यूशन है, एंड अकॉर्डिंग टू मी दिल्ली के एयर क्वालिटी वैसे ही खराब है। इट्स जस्ट दैट विंटर्स होते हैं तो वो सेटल डाउन हो जाता है, तो हमको ज्यादा दिखने भी लगता है। आज थोड़ा कम फील हुआ, लेकिन अभी 2 दिन पहले या कल ले लो आप, तो कल से आज थोड़ा कम है, लेकिन कल बहुत ज्यादा था, परसों ही बहुत ज्यादा था। सर और ये ऐसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। जैसे पहले तो ऐसे था कि हल्का सा ऐसे मास्क कर लेते ठीक रहता, नॉर्मल लगता, लेकिन अभी जैसे बिल्कुल भी सांस नहीं ले पा रहे, जैसे ऐसे एकदम से कफ टाइप आ रहा है, थूकने में ऐसे दिख रहा है, मतलब थोड़ा ब्लैक वगैरह, तो वो दिक्कत हो रही है। और सुबह पूरा धुंध रह रहा है। इनहेल करते वक्त पॉल्यूशन फील होता है। अभी हम साइकिलिंग कर रहे हैं तो एक अलग सा ही मतलब फीलिंग आती है पॉल्यूशन की इनहेल करते वक्त, जो अजीब लगता है। और पॉल्यूशन से बचने के लिए और कोविड के चक्कर में डबल मास्क अप कर रहा है। पोल्यूशन काफ़ी बढ़ गया है दिल्ली में। पोल्यूशन दिवाली के बाद तो एकदम स्पाइक है, लेकिन पिछले सालों की तरह अगर देखें तो इस बार कुछ काफ़ी कम है। पिछले साल तो 1000 के ऊपर AQI चला गया था, इस बार काफ़ी कम है। लेकिन फिर भी सरकारों को ध्यान देना चाहिए कि इस पर पोल्यूशन कम हो। हम लोगों की साइकिल राइड्स, हम जो सुबह रेगुलर हमारा ग्रुप चलता था, ग्रुप ने बिल्कुल बंद कर दिया। आज हम लोगों ने बहुत दिनों के बाद राइड करना शुरू किया। पोल्यूशन का आंखों में आंसू आना और सांस जो है दम घुटना, और ये जो है एक निशानी है कि जिससे आदमी के फेफड़े जो है एकदम ख़राब हो जाते हैं और आदमी को सांस लेने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो मैं तो ये चाहूँगा कि लोग जो है ना, हमें भी डॉक्टर भी कहते हैं कि आप घर से बाहर ना निकलिए, लेकिन दूसरी तरफ हम अपना हेल्थ भी देखते हैं। जीका वायरस का पहला मरीज 23 अक्टूबर को कानपुर में मिला था। इसके बाद 30 अक्टूबर से मरीजों की तादाद में लगातार इजाफा देखा गया। कल शहर में 13 नए मामले जीका वायरस के सामने आए हैं। इससे कुल तादाद 79 तक जा पहुंची। कानपुर में टेस्ट का कोई निजाम नहीं है, सिस्टम नहीं है, जिसकी वजह से जीका वायरस के मजीद फैलने का खदशा लगातार बरकरार है। माहिरीन के मुताबिक ये वायरस अभी मुहलिक नहीं है, जिसकी वजह से शायद महकमा सेहत गफलत में है। एक और अहम खबर, पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर दुनिया के मकबूल तरीन लीडर के तौर पर मुंतखब हुए हैं। मॉर्निंग कंसल्ट के जरिए जारी करदा ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग में पीएम मोदी 70% मंजूरी के साथ सरे फहरिस्त है। पीएम मोदी को दुनिया भर में सबसे ज्यादा रेटिंग मिली है। मॉर्निंग कंसल्ट ने साल 2019 में डेटा इकट्ठा करना शुरू किया था। मेक्सिको के सदर एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडो 66% रेटिंग के साथ दूसरे नंबर पर हैं। उसके बाद 58% के साथ तीसरे नंबर पर इटली के वज़ीर-ए-आज़म मारियो ड्रैगी 54% के साथ चौथे नंबर पर जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल और 47% के साथ पांचवें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया की वज़ीर-ए-आज़म स्कॉट मॉरिसन है। वहीं अमेरिकी सदर जो बाइडेन 44% के साथ छठे नंबर पर हैं और कनाडा के जस्टिन ट्रूडो 43% के साथ 7वें नंबर पर हैं, जबकि बर्तानिया के बोरिस जॉनसन 40% के साथ 10वें नंबर पर हैं। कर्नाटक में हाल ही में आए बाई इलेक्शन के नताइज पर कांग्रेस लीडर जमीर अहमद खान ने खुशी का इजहार किया। बेंगलुरु में जमीर अहमद खान ने एक बयान में कहा कि हांगल और सिंदगी में मुसलमानों ने कांग्रेस का साथ दिया है। उन्होंने कहा कि सिंदगी असेंबली हल्के में जेडीएस की वजह से कांग्रेस को हार का सामना हुआ। के अंदर क्या मैसेज चला गया, जनता दल वालों ने मुसलमान कैंडिडेट डाला है, कांग्रेस जीतना मुश्किल है करके वो हिसाब से बीजेपी को थोड़ा ज़्यादा वोट डाला। अगर जनता दल से अगर मुसलमान नहीं डालते कैंडिडेट तो हमारा उधर भी जीत हासिल हो सकता था। आपने देखे होंगे जिंदगी के अंदर मुसलमान हमारा कैंडिडेट मुसलमान हमारी बहन को डाले थे। 4300 वोट उधर जनता दल को मिला, मगर 4300 वोट भी मुसलमान का नहीं है, वो माइनॉरिटी का वोट नहीं है, वो खाली 190 पर 6 वोट मुसलमान का।
बचत के जो 4000 जो वोट है ना, वो देवेगौड़ा को चाहने वाले, और जनता दल के वर्कर्स जो थे, अभी 30 साल से आप ले लो, जिंदगी के अंदर जनता दल वर्स बीजेपी फाइट था, कांग्रेस थर्ड प्लेस थी। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद इंहिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।